क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल है? स्टार्ट करें। हैप्पी दिवाली सब लोगों को। यस, गुड मॉर्निंग। हाँ, स्टार्ट करें सभी। बहुत बढ़िया। दिवाली गिफ्ट में आज एक असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, और एक प्लानर, एक असाइनमेंट, रिवीजन का प्लानर। चलिए, मिठाई दे दो। मिठाई खाओगे? ठीक है। एक रिवीजन का प्लानर कि आपका 15 के आसपास तक पूरा 11th रिवाइज हो सके, और उसके साथ आपको मिल जाएगा क्या है, एक वर्कशीट या आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा जो आपके लिए गिफ्ट है। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे अच्छा करेंगे, ठीक है। यस, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन के बाद आप और मेहनत से पढ़ेंगे, है ना? सही है। हाँ। तो जैसे मतलब हम लोग बोलते भी है कि दशहरा था, आपने अपने अंदर का रावण जलाया कि नहीं जलाया, मक्कारी, है ना? ना पढ़ना, उल्टा सीधा टाइम वेस्ट करना। उसी तरीके से आज क्या करेंगे, आप अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाएं, ठीक है, और कुछ जीवन में अच्छा करें, यही उम्मीद है मैं आपसे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, ये फेस्टिवल ये सब चीजें आती जाती रहती है, सारा माहौल बढ़िया रहता है, पर अपने गोल की तरफ अग्रसर रहो। हर मिनट हर सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है। अगर आपको लगता है माहौल बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है हाँ थोड़ा सा माहौल बनाया जा सकता है पढ़ने का, तो पढ़ाई भी करो, ठीक है। यस, यस। फोटोसिंथेसिस पार्ट डिफिकल्ट कैसे लग सकता है बेटा? यस। कह रहा रावण ज्ञानी था बेटा, उस बात में मैं शक नहीं कर रहा, हर बुरे इंसान में भी कुछ अच्छी क्वालिटी होती है। आप उस अच्छी क्वालिटी को ना देख के, है ना? यस, ठीक है। चलिए, तो चालू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है। मैं सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गया था, लगभग 5 साढ़े 5 बजे, और किसी के यहाँ मुझे जाना था ट्रेवल करके। मैं वहां से जस्ट आ ही रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सो के जस्ट उठे हैं अभी, तो हमें पता था कि आपकी क्लास है 9 से 11, तो कोई भी काम है उससे पहले करेंगे या उसके बाद में करेंगे। यस, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास आपकी रखी है तो नहीं ले रहे हैं, उसको जरूर लेंगे। यस, ठीक है। हाँ, चलें स्टार्ट करें एक बार फटाफट से, एक बार जरा फोटोसिंथेसिस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए, मैंने कहा था जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस के, तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये आया था उसमें, ये किस में आया था? ये आया था आपका AIPMT जो भी होता था मेंस का पेपर। तो क्रेन्स एनाटॉमी होती है C4 प्लांट में, आंसर आएगा शुगर केन। वीट मोनोकोट है पर C4 नहीं होता। मोनोकोट है, मैंने कहा था वीट राइस जो है मोनोकोट है, पोएसी में है, बट नॉट C4, है ना? मस्टर्ड और ये तो C3 होंगे, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से सिर्फ क्या बनेगी? सिर्फ ATP बनेगी, याद हो जाएगा। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन, स्ट्रोमा में एंजाइम होता है रुबिस्को, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, लाइट इंडिपेंडेंट, यस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। क्या नाम की बात हो रही है? रुबिस्को की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? रुबिस्को की। यस, लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? ये डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है। लाइट डिपेंडेंट का मतलब लाइट रिएक्शन का। तो स्ट्रोमा लिखा है, स्ट्रोमा लेमिली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। ये देखो, इलेक्ट्रॉन फॉर एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ PS2 एक्सेप्टेड बाय, अब देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास क्या है? फियोफाइटिन है, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन है, उसके बाद साइटोक्रोम B6F है, और प्लास्टोसाइनिन है। यस और नो? इसने PS2 लिखा है, फियोफाइटिन है नहीं, तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? अगर फियोफाइटिन है तो उसके अगले वाला ले लो। तो उसके अगले वाला कौन है? क्यूनॉन है। क्या नाम है? क्यूनॉन। फर्स्ट आएगा, ए आएगा।
समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन? फियोफाइटिन है नहीं तो आपने क्या कर लिया, क्यूनॉन मार्क कर लिया। द C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट। C4 प्लांट जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, यस। द CO2 efflux is not prevented, they have more chloroplast। ये वाली बात तो छोड़ देते हैं। द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज मोर। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जब आप ग्राफ बनाते हो CO2 का, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मेरी बात सुने ध्यान से। मैंने एक CO2 का ग्राफ बनाया था ऐसे, याद है किसी को? एक C4 का था और एक ग्राफ मैंने जो बनाया था वो किसका था, C3 का था। याद आ रहा है किसी को? कंपनसेशन पॉइंट होता है कि मिनिमम कंसंट्रेशन जहां से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। मैं रिपीट करूंगा, मेरी बात सुने। व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? ये मिनिमम CO2 कंसंट्रेशन जिस पर C4 और C3 फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट? जिसके बाद कोई और फैक्टर लिमिटिंग होता है। तो कंपनसेशन पॉइंट CO2 का C4 का कम होगा। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट जो है कम CO2 कंसंट्रेशन पे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। तो CO2 कंपनसेशन पॉइंट लेस आएगा। मेरी बात समझे ध्यान से। कंपनसेशन पॉइंट वो होता है जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, जिसपे CO2 की कंसंट्रेशन। C4 और C3 में कौन कम कंसंट्रेशन पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर सकता है? C4, क्योंकि उसमें रुबिस्को नहीं होता। रुबिस्को होता है पर वो ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करता। तो CO2 कंपनसेशन पॉइंट C4 का कम होगा, मतलब कम कंसंट्रेशन पे वो स्टार्ट कर देगा। CO2 generated during photorespiration is trapped and recycled through पैपकेज, ठीक है, क्लियर है? तो ज्यादा मतलब आप कहीं ना कहीं CO2 को ट्रैप कर पा रहे हो, ये लगा सकते हो, ठीक है। इफ्लक्स, CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, नॉट प्रिवेंटेड ये बनेगा तो ज्यादा सही मेरे पास डी बन जाएगा। डी कंपैरेटिवली सही बन जाएगा बेटा। भाई मैं क्वेश्चंस करे की बात की थी ना, कराऊंगा मैं, वही करा रहा हूं। डी कंपैरेटिवली ठीक बन जाएगा कि जो भी CO2 है उसको हम किसी तरीके से साथ में रखे हुए। आ जाओ, अब ये क्या कह रहा है? फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लिमिटेड बाय, देख लो C4 प्लांट में लिमिटिंग है CO2 बिकॉज, बताओ, रुबिस्को हैज हायर एफिनिटी, 4 कार्बन एसिड इज प्राइमरी, effective pumping of CO2, less limiting. Photosynthesis in C4 plant is relatively less limited by atmospheric CO2 level because हम रुबिस्को के आसपास क्या करते हैं? The primary fixation is mediated by PEPcase. 4 carbon acid are the primarily initial CO2 fixation product. Effective pumping of CO2 into bundle sheath cell। ये रहा हम कम, ये देखो ये वाला आंसर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम किसी तरीके से CO2 को पंप कर रहे हैं किसमें? बंडल शीट सेल पे, ठीक है, यस। ऐसा कुछ नहीं होता, रुबिस्को की कोई हायर एफिनिटी नहीं है। ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये दोनों बातें हो सकता है ठीक हो, लेकिन उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल कम है तब भी बढ़िया फोटोसिंथेसिस हो जाती है किसमें? C4। मेरी बात सुने ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि C4 प्लांट में बढ़िया फोटोसिंथेसिस हो जाती है, इवन एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन से उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एटमॉस्फेयर की बेटा जो है कंसंट्रेशन जो है वो मान लो कुछ भी वेरी करेगी। तो रीजन क्या है? क्योंकि वो पंप कर दिया जाता है, यस। इन C3 प्लांट पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? PGA, ये आंसर आएगा। प्लांट अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी। जो लो लाइट इंटेंसिटी किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है शेड प्लांट की, यस। उसमें सन प्लांट होगा, हाइयर रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन देन सन प्लांट, मोर एक्सटेंडेड लूड, ये तो हट जाओ, ये दोनों हटा दो, ये हटा दो। लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन द सन प्लांट, हाइयर रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन देन द सन प्लांट। ये ज्यादा है बेटा। ये क्या बोल रहा है? ये फोटोसिंथेटिक यूनिट लार्ज क्यों होगी? रीजन क्या है? ज्यादा पिगमेंट्स होंगे। हमने कहा था डार्क कलर की लीव्स होती है, ज्यादा पिगमेंट्स होंगे। ये वाला हम कैसे कर रहे हैं, मेरी बात सुने। ये किसकी बात कर रहा है बेटा? ये शेड प्लांट की बात कर रहा है। किसकी? ये बेटा एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस भी हैं। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, अलग अलग क्वेश्चंस उठा के पुराने साल के भी आपको ये समझा रहा हूं कि आपने सोचना कैसे है क्वेश्चंस को। आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, प्लांट एडॉप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी, शेड प्लांट की बात कर रहा है।
उनमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल है वो ज्यादा होता है, बड़ी फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है, उनकी लीफ गाढ़ी होती है ज्यादा कर। यस, ऐसे करना है इसको, ठीक है, फर्स्ट आएगा। और आ जाओ, कैम प्लांट्स क्या करते हैं भाई, कैम प्लांट्स क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ डिजीज रेजिस्टेंस क्या करते हैं, पानी बचाते हैं, क्योंकि स्टोमेटा कब खोलते हैं, रात में। इन क्रेन्स एनाटॉमी बंडल शीथ सेल्स है, बताओ क्रेन्स एनाटॉमी में बंडल शीथ सेल्स की थिन वॉल है, थिक वॉल है, थिक वॉल है। अच्छा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस है, नहीं। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं, आप देख लो बन रहा है नहीं बन रहा। यस, यस, ठीक है, यस, आगे देख लेते हैं। कौन सा मिनरल फोटोलिसिस में हेल्प करता है, Mn और Cl माइनस था, तो Mn है हमारे पास, ये रहा। PGA as the first CO2 fixation product was discovered in the photosynthesis of, किसमें करा था, कैल्विन ने किया था। वो फोटोसिंथेसिस किसमें करी थी उन्होंने, एल्गी में। C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट है, क्यों, हायर लीफ एरिया, प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, इस वजह से ज्यादा एफिशिएंट है। यस, ज्यादा एफिशिएंट है, बन रहा है क्वेश्चन, ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। अब ये बेटा इसमें सीक्वेंस सही है कि नहीं है आप ये देख लो, पर आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनल है। 3 ऑर्गेनल है ना, क्लोरोप्लास्ट, वैसे सीक्वेंस क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है, पर इसमें सीक्वेंस गलत लिखा है, लेकिन और ऑप्शन नहीं है आपके पास। फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनल, ये देख लो। बोथ photophosphorylation and oxidative phosphorylation involve in uphill transport of proton across the membrane, ठीक है। इन डाइकॉट स्टेम क्या पूछा हुआ है, स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। डाइकॉट स्टेम न्यू कैम्बियम रिंग ओरिजिनेट फ्रॉम पेरीसाइकिल, स्टेम में पेरीसाइकिल से नहीं बनती, याद है किसी को, स्टेम में किस में बनती थी, मेडुलरी रेज में, गलत हो गया, ठीक है। स्टेमन इन फ्लावर्स ऑफ ग्लोरियोसा इज पॉलीएंड्रस, किसी को याद है, फ्री होते हैं स्टेमन, नहीं एपीफाइलस होते हैं, एपीफाइलस होते हैं ग्लोरियोसा में। इसमें क्या होते हैं, एपीपेटलस होते हैं, ये भी गलत हो गया बेटा। ये मेरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस में आया था, मेंस 2012 में। आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, 2004 के बाद से 2012 तक एक पेपर होता था AIPMT, जिसमें 2 पार्ट होते थे, प्री और मेंस। मेंस के अंदर बायो के सिर्फ 30 क्वेश्चन आते थे। तो क्वेश्चंस के लेवल आप देखोगे कि इसने अलग अलग चैप्टर से उठा लिया है। ये वाला उठा लिया मॉर्फोलॉजी से, ये वाला उठा लिया एनाटॉमी से। सिम्बायोटी नाइट्रोजन फिक्सर अकर इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन सॉइल, ये ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बेटा हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोन को इकट्ठा कर लेते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। यस, नहीं बेटा प्रीवियस ईयर है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मेंस 2012 का क्वेश्चन है। यस, तो बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब दोनों केस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो प्रोटोन इकट्ठा करते हैं, बना सकते हैं इसको सही। तो हमारे पास कितनी स्टेटमेंट बना सकते हैं, 2 स्टेटमेंट। ये वाला समझ में आया क्यों गलत है, ग्लोरियोसा लिलियेसी में है, पेटूनिया किसमें है, सोलेनेसी में। इसमें एपीफाइलस है, इसमें एपीपेटलस है, फ्री थोड़ी है। फिर सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम लिखा हुआ है, स्टेम में क्या होता है, मेडुलरी रेस, पेरीसाइकिल रूट में होता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, 2 ठीक बना सकते हो। नेक्स्ट देखें जरा, पीपी क्या है बेटा, पीपी द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किस में, बताओ पीपी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किस में है, C4 प्लांट में है। यस, द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस इन C3 एंड C4 प्लांट क्या है, वो फोटो रेस्पिरेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ क्वेश्चन मींस के हैं जो थोड़ा सा लेवल अच्छा है। यस, यस बेटा, डाउनहिल इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, आपको अगर याद नहीं है, या प्रोटोन लिखा हुआ है। ये अपहिल क्यों कह रहा है, ये प्रोटोन पंप की बात कर रहा है। यहां देखो, यहां पे डाउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, अपहिल, आप डाउनहिल किसकी बात करते हो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो एटीपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोन को इकट्ठा करते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर, यस।
ठीक है, चलें आगे। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं आपको, क्या अलग हुआ है। चलते हैं, पहले ये पढ़ते हैं चैप्टर को आगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट का सेकंड लेक्चर है। मैं थोड़ा सा चीजों को रिवाइज करता हूं, फिर आप बताना क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। 5 मिनट रिवाइज करेंगे लास्ट लेक्चर का, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी ने कैसे स्टार्ट किया, रेडी हो सब लोग? मैं चैट को एक बार प्राइवेट कर देता हूं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। कट ऑफ कितनी जाती थी आपने इस साल देखी है? कट ऑफ इस साल देखिए 540 वाली पे 530 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, वैसी जाती थी, इवन उससे भी कम। तो मेंस वगैरह तो पेपर होता था कितने, मतलब मैं नंबर पे नहीं बता सकता क्योंकि 30 ही क्वेश्चन होते थे। तो AIPMT जब होता था, प्री और मेंस 2 पेपर होते थे, है ना। मेंस में 30 ही क्वेश्चन आते थे और मुश्किल क्वेश्चन आते थे, तो वो आपने देख लिया कैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है। अब मैं आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट बता रहा हूं। आप में से सभी बच्चों को दिमाग में बढ़िया सेट करना है रेस्पिरेशन इन प्लांट को फोटोसिंथेसिस से रिलेट करते हुए। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये पढ़ाया है कि हम जो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग जो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से रिलेट है। मतलब हम ब्रीद क्यों करते हैं? हम ऑक्सीजन लेने के लिए ब्रीद करते हैं। हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस के लिए मुझे किस क्या जरूरत होती है? सारे प्रोसेस, बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, तो सभी प्रोसेस को बनाए रखने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कैसे बनती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये फूड को मैक्रोमोलिक्यूल लिख रहा है, तो फूड में काफी कुछ आ सकता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या बनती है? एनर्जी। उस एनर्जी को हम ट्रैप कर लेते हैं किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एनसीईआरटी कहती है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, मतलब हाइयर प्लांट्स, आपके घर के आसपास के प्लांट्स या नॉर्मल कोई भी प्लांट हो, और साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं। पर प्लांट के अंदर भी सारे सेल ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। प्लांट के अंदर भी सारे सेल क्या नहीं होते? ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। जो आपके घर के बाहर प्लांट है वहां पर हेट्रोट्रॉफिक सेल्स भी हैं, रूट के सेल हो गए, स्टेम के सेल हो गए। उसके अलावा हर्बीवोर क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा। हर्बीवोर किसको खाता है? प्लांट को खाता है, हेट्रोट्रॉफिक है। ऐसे ही कार्निवोर दूसरे एनिमल को खा रहा है, हेट्रोट्रॉफिक है। सेप्रोफाइट क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ह्यूमन क्या है, मान लो हर्बीवोर है अगर, या कार्निवोर, जो भी चीज मान लेते हैं, तो ह्यूमन क्या है? बेसिकली हमारे सारे सेल्स क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। कोई लॉयन है, उसके भी सारे सेल्स क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। ऐसे ही फंजाई है, सारे सेल्स क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। तो जो भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं उनमें खाना बाहर से एंटर करता है। बाहर से क्या एंटर करता है? खाना एंटर करता है। अब वो फूड जो है मेनली ग्लूकोज की फॉर्म में अगर है, तो ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाते हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा ऑक्सीडेशन है जो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, जिसमें एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं एटीपी के अंदर। रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, मतलब उसमें चीजें टूटती हैं, समझो, चीजें टूटती हैं, उसको हम कह रहे हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है, रेस्पिरेशन स्टेप वाइज होता है। और हम कार्बन को क्या करते हैं? धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करते हैं। कार्बन से पहले मान लो कार्बन पर मेरे पास अल्कोहल ग्रुप था, अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं हम लोग कीटोन में या एल्डिहाइड में, उससे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर बनाते हैं CO2। तो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करते हैं। यस, रेस्पिरेशन में एंजाइम यूज होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या यहां तक ठीक है बात? यहां तक ठीक है बेटा? मेहंदी हसन बाद में बात करते हैं उस पर। यहां तक ठीक है? ये टाइम इतना क्यों दिखा रहा है बोर्ड में? क्योंकि टाइम गलत है। हाँ, क्या होता है कि इसका वो कुछ वॉच में गड़बड़ आ गई है। यहां तक ठीक है? अब जल्दी बताओ बेटा, यहां तक ठीक है? आगे चले? ऑल सेट? ठीक है। C12 का काम क्या, वो बात करेंगे। C12 का मतलब ये चीज, अब देखो, अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आखिरी दो फॉस्फेट में हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो एडीपी के साथ अगर मैं फॉस्फेट जोड़ूंगा तो एटीपी बनेगा और पानी रिलीज होता है। और जब मैं एटीपी को तोड़ता हूं तो पानी देना पड़ता है, उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है एटीपी की। एटीपी क्या होता है? एनर्जी इंटरमीडिएट होता है। कुछ रिएक्शन में एटीपी बनता है और कुछ रिएक्शन को एटीपी अपनी एनर्जी देता है। इतनी बात हमने कल लास्ट क्लास में करी थी। अब मैं यहां से क्या पढ़ रहा हूं बेटा? यहां से मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं,
व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड मेटाबॉलिक पाथवे। सुनेंगे ध्यान से, व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक पाथवे, और यहां से हम रेस्पिरेटरी क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी क्या पढ़ेंगे बेटा, यहां से हम क्या पढ़ेंगे, हम यहां से पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आज का पहला टॉपिक है व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा, इनसाइड सेल, सेल के अंदर, इनसाइड सेल ऑल रिएक्शंस को कराने वाला कौन है, एंजाइम है। ऑल रिएक्शंस कैटेलाइज बाय एंजाइम, सारे रिएक्शन को कौन कराता है, एंजाइम कराता है। सारे के सारे रिएक्शंस को कौन कराता है, एंजाइम कराता है। तो एंजाइम वाले जितने भी रिएक्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कैटाबॉलिक, जिनमें क्या हो रहा होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है, जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड होता है, ब्रेक डाउन ऑफ क्या होगा, कंपाउंड होगा। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटाबॉलिक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक बोलते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, कैटाबॉलिक का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने ग्लूकोज है, ध्यान से सुने, जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज से मैंने CO2 बना दिया, तो ग्लूकोज में कार्बन कार्बन की चेन थी ऐसे, सही है, मैंने उससे CO2 बना दिया, तो इसको मैंने क्या बोला, कैटाबॉलिक बोला, इसको मैंने क्या बोला, कैटाबॉलिक। और अगर कोई चीज बन रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। इसमें सिंथेसिस हो रही है, कौन बच्चा बताएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन एनाबॉलिक में आएगा या कैटाबॉलिक में आएगा, जल्दी बताओ, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैटाबॉलिक में आएगा या एनाबॉलिक में आएगा, जल्दी बताओ, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैटाबॉलिक में आएगा या एनाबॉलिक में आएगा। सुलेमान बच्चे, मैं जब अभी रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको टाइप ऑफ एटीपी सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोरेलेशन और ऑक्सीडेटिव, वहां पर मैं क्लियर करूंगा, आप टेंशन मत लो। वो मैंने भी पढ़ा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको नहीं पता था। अगर आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की चेन को ग्लाइकोजन कहते हैं, ग्लूकोज की चेन को स्टार्च भी कहते हैं, तो स्टार्च का बनना क्या है, किसमें आएगा, एनाबॉलिक में। अब मेरी बात सुने ध्यान से, व्हाट आर मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं बेटा, आपस में जुड़े हुए, इंटरलिंक्ड, इंटरलिंक्ड, ध्यान सुनेंगे, इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, आपस में जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, मेरे पास यहां पर सुने ध्यान से, मेरे पास ये एक सबस्ट्रेट है S1, उससे मैंने यहां पर बनाया है S2, सुनना ध्यान से, एक मेरे पास सबस्ट्रेट है, सुनेंगे ध्यान से, एक मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट से मैंने एंजाइम E1 यूज किया है और उससे मैंने बनाया है प्रोडक्ट P1। अब P1 क्या है, एंजाइम E2 के लिए सबस्ट्रेट है, तो मेरे पास प्रोडक्ट बना है P2, P2 कन्वर्ट हुआ है P3 में बाई एंजाइम E3। तो आपस में जुड़े हुए मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। यहां पर दो तीन चीजें बताऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बताऊं, नहीं तो ये आपके सिलेबस में हल्का सा बाहर हो जा रहा है। बताता हूं क्यों, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल में एक पेज था, वहां पर फ्लक्स की बात की थी। थोड़ा सा अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड होंगे तो बहुत काम की चीजें, आपको चीजें रिलेट होंगी एक्चुअल में। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपके सेल के अंदर हजारों रिएक्शन चल रहे हैं, मेरी बात समझना ध्यान से, आपकी बॉडी में आपके सेल के अंदर हजारों रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक है सर, हजारों रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपके सेल के अंदर हजारों रिएक्शन चल रहे हैं, क्या उन रिएक्शंस को कराने वाला कोई है, कोई आदमी बैठा है, नहीं। उन रिएक्शंस को हम कैसे कराते हैं, मेरी बात समझो, उन रिएक्शंस को कैसे कराते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो, आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का एक लेवल है कि भाई हमारे पास 80 120 एक लेवल होना चाहिए ग्लूकोज का, हमारे ब्लड में यूरिया का एक लेवल होगा, हमारे ब्लड में हर चीज का एक लेवल होता है। बॉडी क्या करती है, बॉडी के जितने ऑर्गन है इन चीजों के लेवल मेंटेन करने को लेकर काम करते हैं। अगर किसी रीजन से कोई लेवल फ्लक्चुएट हो जाता है तो बॉडी कुछ ऐसा करती है कि वो लेवल मेंटेन करती है। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, मान लो आपने हार्मोन का नाम सुना होगा T3 T4, सुना है कि नहीं सुना, हाँ सर,
T3 T4 को बनवाता है TSH। समझ आ रहा है? अगर थायराइड में कोई गड़बड़ हो जाए, T3 T4 कम बने तो TSH का लेवल बढ़ जाता है। जो हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं ना घर पे, वो थायराइड का टेस्ट नहीं होता, TSH का टेस्ट होता है ब्लड में, ताकि ये पता लगे कि T3 T4 कम है। TSH बढ़ जाने का मतलब T3 T4 कम है, उस ये TSH क्यों बढ़ा है? ताकि T3 T4 को बढ़ा सके। तो हमारी बॉडी में भी हर चीजों की एक फिक्स वैल्यू होती है। बॉडी के अंदर जब भी कुछ गड़बड़ होती है, उस वैल्यू को अचीव करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। बॉडी हमेशा कोशिश करती रहती है कि वो वैल्यू अचीव हो जाए। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं। उन रिएक्शंस का क्या होता है, एक स्पीड होती है, एक डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन होती है कि भाई मुझे क्या करना, इतना ग्लूकोज रखना है, इतना प्रोटीन रखना है, इतनी एनर्जी बनानी है। उन डायरेक्शंस की तरफ सारे रिएक्शंस अपने आप चलते रहते हैं। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि सेल के अंदर हजारों रिएक्शन है, हजारों एंजाइम है। ये सारे एंजाइम आपस में आसपास हैं, लेकिन खुद से काम कर रहे हैं। किसी का कुछ से लेना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी को रोक देगा। तो क्या ऐसा है जो सेल के अंदर डिसाइड करता है कि एंजाइम काम कैसे करेगा? बात समझो। तो इसका मतलब हर चीजों के कुछ लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए एंजाइम अपनी दिशा, डायरेक्शन चेक करता रहता है। जैसे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इनसाइड सेल सारे रिएक्शंस एंजाइम कराता है। और वो रिएक्शंस दो प्रकार के होते हैं, या तो मैं किसी चीज को तोड़ रहा हूं या कोई चीज बना रहा हूं। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा रिएक्शंस को आपस में जोड़ दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे ना, ध्यान सुनेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं। बहुत सारे क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस क्या है, 10 रिएक्शन है। क्रैब साइकिल क्या है, 8 रिएक्शन है। तो आपस में जुड़े हुए जितने भी रिएक्शंस हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो आपस में जुड़े हुए जितने भी रिएक्शंस हैं, उनको हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है लीनियर और एक हो सकता है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब साइक्लिक बोलते हैं। आप याद करो, साइक्लिक किसी को याद हो, जैसे क्रैब साइकिल, C3 साइकिल। तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होगा सीधा पाथवे। सीधा पाथवे मतलब ABCD, ऐसे सीधा पाथवे। यहां पर चीज एंटर करेगी, यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? पहले बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? भाई सिंपल बात, भूल जा जो मैंने तेरे को बताया, कुछ नहीं बताया, भूल जा इस टॉपिक पे जो बोला। अभी मेरी बात सुन ध्यान से। सेल के अंदर तो मेरी बॉडी में, तेरी बॉडी में जितने भी रिएक्शन चल रहे हैं, क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जो बिना एंजाइम के हो सके? नहीं हो सकता। जितने भी रिएक्शन एंजाइम से होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह के हैं, एक है कोई चीज का टूटना और एक है किसी चीज का बनना। जैसे अगर मैं बोलूं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन बनना, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। ये क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। अब मैं तेरे को बता रहा हूं व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। भाई इस सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट बना, इस एंजाइम से ये प्रोडक्ट इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर इससे ये प्रोडक्ट बना। इसका मतलब सेल के अंदर ये सबस्ट्रेट होना चाहिए और ये 3 एंजाइम होना चाहिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है, मेरी बात सुनो, सवाल ये उठता है डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो मेरे पास ये 100 सबस्ट्रेट है, तो ये कन्वर्ट होते होते फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 100 P3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास, सुनो ध्यान से, हमारे पास मान लीजिए ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल हैं। ऐसे रिवर्सिबल समझ में आता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल के साथ क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको समझाता हूं। देखो रिवर्सिबल के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। मान लो ये सबस्ट्रेट 100 है, इसने यहां पर ये 100 P1 बना दिया। ये P1 उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब इसने क्या किया, आगे जाकर मैं मान लो ये 100 P1 जो था, इसने क्या किया बेटा, इसने 50 P1 और 50 P2 बना दिया। ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। मैं बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम रिएक्शंस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल क्या है? दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो।
सबसे पहले व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस जो एंजाइम कराता है। कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक क्या होता है? जिसमें कोई चीज टूट रही होगी। एनाबॉलिक बन रही होगी। व्हाट आर मेटाबॉलिक पाथवे? ग्रुप ऑफ रिएक्शंस, ग्रुप ऑफ रिएक्शन जो आपस में जुड़े हुए हैं। वो दो तरह के हो सकते हैं। लीनियर समझ में आता है? लीनियर मतलब ऐसा पाथवे, एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना P1 P2 P3 ऐसे करके। और साइक्लिक का मतलब ए कन्वर्ट हुआ बी में, बी कन्वर्ट हुआ सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, फिर ये, इसको साइक्लिक कहते हैं। अब बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए ध्यान से। अच्छा आप में से अगर ये बात समझ पाओ, मान लो 100 सबस्ट्रेट है, 100 सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा 100 प्रोडक्ट में, ये इसमें और ये इसमें। अगर ये ऐसा है तो क्या ये वापसी भी कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है, वापसी भी कन्वर्ट हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? मैं सेम पाथवे दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकता हूं। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं चाहूं तो इससे ये बना सकता हूं और मैं चाहूं तो इससे ये बना सकता हूं। डिसाइड कैसे करेंगे क्या बनाना है? मान लो मेरे पास ये 100 बन गया, अगर मैं इसको रिमूव करता रहूं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। किसी को याद है? किसी ने ली चैटरल प्रिंसिपल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ली चैटरल नाम का एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मेरे पास 100 ए है, 100 बी है। अगर मैं बी को घटा दूं तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मैं अगर ए को घटा दूं तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। याद समझ में आ रहा है? तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। सेम मेटाबॉलिक पाथवे समझो, मैंने जो मेटाबॉलिक पाथवे उनको दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकता हूं। मेटाबॉलिक पाथवे जो है उनको यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज इन मेनी डायरेक्शन, कई डायरेक्शन में, दो सॉरी इन बोथ डायरेक्शन। आप दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हो, दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हो, इधर भी और इधर भी। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? कैल्विन साइकिल मेटाबॉलिक पाथवे है। यस, मेरी बात सुनो ध्यान से। व्हाट आर मेटाबॉलिक पाथवे? आपस में जुड़े हुए रिएक्शंस को मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में बहुत सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ मैं इसको इधर भी यूज कर सकता हूं, इधर भी यूज कर सकता हूं। मान लो ये वाले पाथवे में ये सबस्ट्रेट से जब ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, इसको मैं कैटाबॉलिक बोलूंगा। कैटाबॉलिक मतलब टूट रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में एनाबॉलिक बोलूंगा कि नहीं, ये बताना बस। मान लो मेरे पास 10 रिएक्शन है, अगर कोई चीज टूट रही है, अगर कोई चीज टूट रही है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा ये पाथवे कैटाबॉलिक है। अगर कोई चीज बन रही है तो मैं क्या बोलूंगा? ये पाथवे एनाबॉलिक है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं यहां ग्लूकोज से मैंने पाइरुवेट बनाया, मैंने तोड़ा, तो अगर इस डायरेक्शन में कैटाबॉलिक है तो अपोजिट डायरेक्शन में एनाबॉलिक होगा कि नहीं होगा? यस। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? संकल्प स्टूडेंट नाम के एक बच्चे ने पूछा है सर इंटरमीडिएट बनने के बाद रिवर्स नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरमीडिएट यहां बनेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। ये अलग अलग एंजाइम है। एक सबस्ट्रेट से P1 बना इस एंजाइम से, P1 से P2 बना इस एंजाइम से। मैं तेरे को एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लिया 100 सबस्ट्रेट है, 100 प्रोडक्ट है, तो यहां 200 कर दे, रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। यहां 500 कर दे, इधर आ जाएगा। मैं सिर्फ ये तेरे को समझाना चाह रहा हूं, जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में यूज हो सकते हैं। समझ इस बात को। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी, pathway can be used as anabolic and same use as catabolic. So they can be amphibolic, they can be amphibolic. कुछ समझ में आया? मेरी बात समझ ध्यान से। मैं तेरे से एक सवाल पूछ रहा हूं, तेरा ये घर है और घर से कुछ दूर चलते ही, नहीं पिटाई कर दूंगा, इधर ध्यान दे। ये तेरा घर है और घर से दूर स्कूल है, एक रोड है जो दोनों तरफ से चलती है, तो तू उस रोड से जा भी सकता, आ भी सकता है। जब इधर जा रहा है तो जा रहा है, उधर से आ रहा है तो आ रहा है। ऐसे ये रोड है,
सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की। इससे तू अगर कोई चीज तोड़ रहा है तो इधर बना रहा है, तो सेम पाथवे अगर दोनों डायरेक्शन में यूज हो उसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, इसको फील करना अगर समझ में आया तो। रेस्पिरेशन प्रोसेस कैटाबोलिक है, रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है। इसका सीधा मतलब है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, चीजों को तोड़ते हुए चले जाते हैं, पर क्या उन रिएक्शन से मैं कोई चीज बना भी सकता हूं? बना भी सकता हूं। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैटाबोलिक है, रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है। असर्शन रीजन की बेस्ट स्टेटमेंट है इस चैप्टर की। समझ आया? समझ आया नहीं आया? एक बार रिपीट कर देता हूं। देख मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, एम्फीबॉलिक लिखा है, मैंने लिखा है मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी यूज एज अ एनाबोलिक, मतलब तोड़ने के लिए, सॉरी बनाने के लिए, और कैटाबोलिक की तरह से। सो दे कैन बी एम्फीबॉलिक। ठीक है, सही है। अब जरा समझो, जरा समझो। देख मान ले ये मेरे पास ए है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहां E1 है, E2 है, E3 है। मैं कह रहा हूं कि ये सेम, मान लो इधर मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं कैटाबोलिक, मतलब तोड़ रहा हूं। कैटाबोलिक मतलब ब्रेक कर रहा हूं। सेम रिएक्शंस को अगर मैं यूज करूंगा, सेम रिएक्शंस को, और अगर डी से ए बनाऊंगा, तो इसको बोल रहा हूं एनाबोलिक। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात समझना ध्यान से। मान लेते हैं ये कार्बन की ऐसे चेन होती, और यहां पर मेरे पास ये 3 कार्बन का बन रहा है। इसका मतलब यहां पर ये कार्बन टूट गया होगा ना बीच से। तो मैं ये समझा रहा हूं, जब आप ए से डी बना रहे हो तो हो सकता है चीजें टूट रही हो, लेकिन जब आप डी से ए बनाओगे बन रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाथवे है, पाथवे का मतलब ये ग्रुप ऑफ रिएक्शंस, ये दोनों डायरेक्शन में यूज हो सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबॉलिक कहते हैं। और लेकिन जो ये वाली डायरेक्शन है ये रेस्पिरेशन की है। तो स्टेटमेंट क्या है सुनो, स्टेटमेंट 1 है कि रेस्पिरेशन क्या है, कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस। दूसरी स्टेटमेंट, रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो एम्फीबॉलिक है। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है वो दोनों डायरेक्शन में यूज हो सकते हैं। यस और नो? लिख तो दिया जाबीर सिंह। कैटाबोलिक पार्ट यूज होता है, एनाबोलिक नहीं। दोनों ठीक है, बात समझ में आई? तो ये देख रहे हो यहां टूटने की डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, जैसे मान लो, मेरी बात समझो ध्यान से, जैसे आपके घर से जो स्कूल की रोड है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है, वो एम्फीबॉलिक रोड है। लेकिन जब आप घर से स्कूल जा रहे हो तो जा रहे हो ना, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैटाबोलिक है। प्रोसेस कैटाबोलिक है, मतलब उसमें जो भी डायरेक्शन यूज होगी तोड़ने की तरफ होगी। लेकिन वो जो रिएक्शंस हैं कुछ बनाने के लिए भी यूज हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे। पाथवे समझ में आता है? वो रिएक्शंस जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज होते हैं, वो रिएक्शंस, वो एम्फीबॉलिक है, मतलब बायोसिंथेसिस में। तो जब आप ये लाइन पढ़ोगे ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अराउंड, तो आप ये बात पढ़ोगे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, और जो कुछ चीजें बीच में बनती है उनसे हम कुछ और भी बना सकते हैं। कुछ और क्या बना सकते हैं वो समझाऊंगा। यहां तक समझ में आया? क्या सर ये पढ़ाना जरूरी था? बेटा मुझे यहां पर 3-4 बातें समझानी थी। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में जो बिना एंजाइम के हो। दूसरा, हमारे पास 2 तरह के केमिकल रिएक्शन है, या तो कोई चीज बन रही होती है या टूट रही होती है, या तो वो कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है। आपस में जुड़े हुए केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे लीनियर भी हो सकता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, और साइक्लिक भी हो सकता है। मेटाबॉलिक पाथवे के बहुत सारे एंजाइम रिवर्सिबल होते हैं। तो इसका मतलब मैं सेम पाथवे दोनों दिशा में यूज कर सकता हूं।
तोड़ने के लिए भी, बनाने के लिए भी। इसलिए पाथवे जो होते हैं वो एम्फीबॉलिक हो सकते हैं। क्या सारे पाथवे एम्फीबॉलिक होते हैं? नहीं, सारे पाथवे नहीं होते, पर रेस्पिरेशन में यूज होने वाले बहुत सारे पाथवे एम्फीबॉलिक होते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? रेस्पिरेशन इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, गलत है। एम्फीबॉलिक नहीं बेटा, देख मेरी बात सुन। कैटाबोलिक का मतलब होता है तोड़ना, एनाबोलिक का मतलब होता है बनाना। यहां पाथवे की बात हो रही है, सिंगल रिएक्शन है। पाथवे का मतलब है बहुत सारे रिएक्शंस। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, चीज टूट रही है, इस डायरेक्शन में आ रहा हूं, बना रही है। अगर ये वाले रिएक्शन सिर्फ तोड़ने के लिए यूज हो, मतलब इनका दूसरा यूज है ही नहीं, तो इसे बोलेंगे दिस पाथवे इज कैटाबोलिक। अगर ये रिएक्शन सिर्फ बनाने के लिए यूज हो, तो इसको बोलेंगे एनाबोलिक पाथवे। लेकिन अगर ये दोनों डायरेक्शन में, ये तभी पॉसिबल है जब इसमें कैसे एंजाइम लगे हो, रिवर्सिबल एंजाइम लगे हो। अगर रिवर्सिबल एंजाइम लगे हुए हैं जो दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, तो पाथवे एम्फीबॉलिक बन सकता है। साइकिल रिवर्सिबल होती है, उस पर भी बात करेंगे। रेस्पिरेशन एनाबोलिक कैसे हो सकता है बेटा? रेस्पिरेशन प्रोसेस कैटाबोलिक है, पाथवे एम्फीबॉलिक है। एम्फी और बेटा मेटाबॉलिक का मतलब सिंपल होता है, केमिकल रिएक्शन। एम्फीबॉलिक जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि मैं तोड़ने की तरफ भी जा सकता हूं। तो मेटाबॉलिक और एम्फीबॉलिक अलग अलग चीज है। मेटाबॉलिक का मतलब है रिएक्शंस, एम्फीबॉलिक डायरेक्शन बता रहा है कि भाई मैं तोड़ने की तरफ भी जा सकता हूं, बनाने की तरफ भी जा सकता हूं। यस, साइकिल रिवर्सिबल होगी। यस, लास्ट लाइन क्या लिखा है देखो, मेटाबॉलिक पाथवे मतलब ये पाथवे चीजों को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और तोड़ने के लिए भी। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताओ। लास्ट लाइन बता तो दिया। E1 E2 सेम होना चाहिए। क्यों सेम क्यों होना चाहिए? एंजाइम E1 अलग है, E2 अलग है। लास्ट लाइन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे? 1 2 3 रिएक्शन है। ये इधर भी यूज हो सकता है, इधर भी जा सकता है। मतलब कोई चीज तोड़नी हो जा सकते हैं, बनानी हो जा सकते हैं। इसलिए इसको एम्फीबॉलिक कह रहे हैं। बस खत्म। अगले संडे को फोटोसिंथेसिस, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, कई चीजें डाल दी मैंने ताकि आप रिवाइजन करो। अब बना लो भाई इसको, इसको भी बना लो। ये लिख लिया हो तो ये बना लो, फिर अगला बना लो। हाँ, लिख लिया? जल्दी बताओ। चलें आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई नहीं, ठीक है। अगली स्लाइड देख लो, लिख लो, आगे चल रहे हैं बेटा। अब यहां से थोड़ा सा चैप्टर की तरफ ज्यादा मूव कर जाएंगे। आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज इन वायरस, सर रिवर्सिबल एंजाइम में बात करते हैं बाद में। टेस्ट का सिलेबस बेटा बता तो दिया आपको। एक आएगा फोटोसिंथेसिस, दूसरा आएगा आपका एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। E1 E2 को हेल्प करता होगा कैटाबोलिज्म में बेटा। E1 का E2 से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग एंजाइम है। पर बस कितना है कि इसका प्रोडक्ट इसका सबस्ट्रेट है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको कोई कोई पाथवे बनाना है,
तो एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, पढ़ें क्या है ये बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, समझते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, मेरी बात सुनो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस कहां होती है? जल्दी बताओ, फोटोसिंथेसिस कहां होती है बेटा? अकर इन क्लोरोप्लास्ट। डन है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस दो जगह होता है, मतलब रेस्पिरेशन एक जगह कंप्लीट नहीं होता। रेस्पिरेशन कहां होता है? अकर इन दो जगह, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म में। मतलब इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, कौन बताएगा? मैं लिख रहा हूं फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट और रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। इसका सीधा मतलब यह है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स कहां लोकेट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटो, इसका यह मतलब है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन क्या है बेटा? स्टेप वाइज क्या है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है उसको किसमें ट्रैप करते हैं? ट्रैप करते हैं किसमें? एटीपी में ट्रैप करते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे। अब बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की सिंपल भाषा में बात करूंगा, ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात समझो ध्यान से। सबसे पहले आप लोगों को यह पता है कि रेस्पिरेशन कहां होता है? सेल में होता है। सेल में दो जगह होगा, एक होगा माइटोकॉन्ड्रिया और एक होगा साइटोप्लाज्म। अब रेस्पिरेशन क्या है? स्टेप वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं? चीजों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक है और एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं एटीपी में। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको तोड़कर आप एनर्जी बना सकते हो। मेरी बात समझो ध्यान से, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है बेटा? ये दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका क्या हो सकता है? विच कैन बी ऑक्सीडाइज इन स्टेपवाइज मैनर टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब यह है कि रेस्पिरेशन सेल के अंदर, और आपने एक ऐड देखी थी कभी, आपको याद होगा, आपने एक ऐड देखी थी सोना चांदी च्यवनप्राश की। सुना ध्यान से, क्या सोना चांदी च्यवनप्राश किसी प्रकार की सेल के अंदर ऊर्जा बनाता है? मेरे हिसाब से नहीं। आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो सेल ऑलरेडी है, ये सेल है, तो इस सेल के अंदर हमारे पास पहले से कुछ रिएक्शंस होते हैं, ऐसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, पहले से रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। अब इस मेटाबॉलिक पाथवे जो बेसिकली कौन से पाथवे हैं? रेस्पिरेटरी पाथवे हैं। बेसिकली इस मेटाबॉलिक पाथवेज का क्या नाम है? रेस्पिरेशन में यूज हो रहे हैं, क्या नाम है? रेस्पिरेटरी पाथवे है। ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी तो। आपको यह समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, क्या है? आपको समझना है कि सेल के अंदर ऑलरेडी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे, और ये सारे एंजाइम मिलके एनर्जी बना सकते हैं।
जो भी चीज इनके अंदर एंटर कर सकती है कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, इन रिएक्शन में यहां एंटर कर सकता है। प्रोटीन है, वो कुछ ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जो यहां एंटर कर जाए। फैट है, फैट मान लो यहां एंटर कर जाए। ऑर्गेनिक एसिड है, वो इन रिएक्शंस में कहीं पर मान लो यहां एंटर कर जाए। मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो इन रिएक्शंस में एनर्जी बना सकता है। रिएक्शन ऑलरेडी सेल्स में होते हैं, कोई नए रिएक्शन नहीं है। ऑलरेडी सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो एनर्जी बनाने के लिए होते हैं, मतलब सॉरी रिएक्शंस होते हैं, उनको रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो इन रिएक्शंस में एंटर करके एनर्जी बना सके उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। सोना, चांदी, प्लास्टिक, लोहा ये एनर्जी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनको तोड़ने के लिए सेल के अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझो ध्यान से, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या करते हैं बेटा, जो इन रिएक्शंस में एंटर कर सकते हैं। क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या करता है बेटा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या करता है? कैन एंटर इनटू दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में एंटर कर सकता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका मतलब आप अगर कोई भी कंपाउंड का नाम लो, अगर वो इन रिएक्शंस में एंटर नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं बनाएगा। दूसरी चीज समझना, अगर मैं आपसे कहूं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के दो रोल होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उसके कितने रोल होते हैं, दो रोल होते हैं, मेनली दो रोल होते हैं। एक होता है एनर्जी बनाना, प्रोड्यूस एनर्जी। दूसरा होता है कि जो इंटरमीडिएट, मान लो ए था ग्लूकोज, कार्बन की चेन था, अब उसको टूट के सी बना जिसमें मान लो 3 कार्बन है। अब ये जो चीज है सी, ये 3 कार्बन वाली, अगर ये सी किसी और चीज की बायोसिंथेसिस में यूज है, मेरी बात समझ ध्यान से, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट 3 कार्बन का है, पाइरुवेट से एक अमीनो एसिड बन सकता है एलानिन। तो जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, मतलब जो भी इन रिएक्शंस में चीजें बनती हैं, इनके दो काम होते हैं, आगे और टूट के एनर्जी बनाते हैं, दूसरा ये यूज हो सकते हैं, इनकी जो कार्बन की चेन है, इनकी जो कार्बन की चेन को एनसीईआरटी लिखते हैं स्केलेटन, वो यूज हो सकती है इन बायोसिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड, यूज हो सकता है बायोसिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड, कुछ और कंपाउंड बनाने के लिए यूज हो सकता है। मेरी बात समझो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल के अंदर कुछ रेस्पिरेटरी पाथवे होते हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड, कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन रिएक्शंस में एंटर करता है और एनर्जी बनाता है। ठीक है, वो मान लो यहां ए पर एंटर किया, कौन एंटर किया? ग्लूकोज, तो एनर्जी बना रहा है। मान लो बीच में सी बना, क्या मैं इस सी को निकाल के कुछ और कंपाउंड बना सकता हूं जो सेल को जरूरी है? हां, बना सकते हैं। एक अमीनो एसिड है एलानिन, उसकी जरूरत है, पाइरुवेट से बना सकते हैं। तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये अगर यहां गया तो कोई बीच में कोई चीज है, उससे आप कोई और कंपाउंड बनाना चाहो जो सेल को नीड है, वो कर सकते हैं। आपने अमीनो एसिड पढ़े थे, असेंशियल, नॉन असेंशियल, याद है आपको? तो आप ये चीज समझो ध्यान से, कुछ अमीनो एसिड से दूसरे बन सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट 4 चीजें होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट, और एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। 4 कैटेगरी होती है। मेनली यूज करते हैं हम किसको? मेनली किसको यूज करते हैं? मेनली हम यूज करते हैं किसको बेटा? कार्बोहाइड्रेट को। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इन रिएक्शंस में एनर्जी दे सकते हैं। कौन कौन आता है इसमें बताओ? इनमें कौन कौन आता है बताता हूं, इनमें कौन कौन आता है, ध्यान सुनेंगे। हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कौन कौन आता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब होता है जो एनर्जी बना सकते हैं। उनमें कौन कौन आता है? उनमें आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लूकोज। एनर्जी कौन बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर फैट,
कुछ प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, आप में से कितने लोगों को पता है कि जैसे मान लो हमारे पास यहां पर एग्जांपल में लिख सकता हूं ऑयल सीड। ऑयल सीड पता है, मूंगफली, कैस्टर, कैस्टर हो गया, ग्राउंडनट हो गया, तो यहां पर फैट होता है, उस फैट से एनर्जी बना सकते हैं। सही है। प्रोटीन कब, जैसे मान लो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस, मतलब एक तरीके से स्टार्विंग कंडीशन, आप भूखे मर रहे हैं, मान लो खाना बिल्कुल नहीं मिला, 10 दिन हो गए, तो स्टार्विंग कंडीशन में एनर्जी बनाती है कौन, प्रोटीन बना सकती है। ऑर्गेनिक एसिड के कुछ नाम लिख रहा हूं मैं, जैसे ओए हो गया, उससे एनर्जी बना सकते हैं, पाइरुवेट हो गया, उससे एनर्जी बना सकते हैं, मैलिक एसिड हो गया, उससे एनर्जी बना सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या, ऑर्गेनिक एसिड। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो 4 कैटेगरी के होते हैं नॉर्मली, ये मेन होता है, ये मेनली एनर्जी ये बनाता है, पर फैट से, प्रोटीन से, ऑर्गेनिक एसिड से एनर्जी बन सकती है। कोई दिक्कत किसी को, आप बताओ। ये बॉक्स वाला समझा दीजिए, फिर समझाता हूं, मेरी बात सुन। ये मान ले तेरी कोशिका है, सुन ध्यान से, ये तेरी बॉडी की कोशिका है। सर इसमें कितने रिएक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे। मान लो मैं लिखता हूं यहां पर ग्लूकोज, तो सर ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है किसमें, मेरे पास पायरुवेट में, या ग्लूकोज का बीच में बनता है 3 कार्बन की शुगर, ट्रायोस फॉस्फेट कहते हैं। सही है सर। फिर मेरे पास क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट कितने कार्बन का है सर, 3 कार्बन का है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है क्रैब साइकिल। सही है सर। तो ये सारे रिएक्शन सेल के अंदर है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ग्लाइकोलिसिस है, ये कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होते हैं, जैसे मान ले मेरे पास ग्लूकोज है, आपके सेल ने ग्लूकोज खाया, तो वो इन रिएक्शंस में चलने चला जाएगा। आपने क्या किया, आपने कुछ फैट खाया, तो फैट से अगर एनर्जी बनानी है तो फैट कहीं पर यहां बीच में एंटर करने लगेगा ऐसे, या बाद में एंटर करने लगेगा। प्रोटीन कहीं पर यहां एंटर करेगी जरूरत पड़ने पर। सही है। ऑर्गेनिक एसिड अगर आपने कहीं से खा लिए, बहुत से ऑर्गेनिक एसिड हम लोग कई बार खा जाते हैं, है ना, कुछ सिट्रस फूड में कहीं भी है, या किसी भी तरह के खाने में, तो वो डायरेक्टली मान लो यहां एंटर कर गई। तो व्हाट आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये वो कार्बन के कंपाउंड हैं जो रिएक्शंस में जाकर एनर्जी दे सकते हैं। क्या ये रिएक्शंस पहले से प्रेजेंट है, यस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इन रिएक्शन में एंटर नहीं कर पाया, एनर्जी नहीं बना पाएगा। जैसे कि पानी एनर्जी नहीं बना सकता, विटामिन एनर्जी नहीं बना सकते, मिनरल्स खुद से एनर्जी नहीं बनाते, सोना, चांदी, गोल्ड, कुछ भी ऐसी चीज हो, मान लो आपने कहा कि एक बहुत बढ़िया कंपाउंड बनाया है, बताया किसी रील में हमने देखा, उससे बहुत बनी नहीं सकती एनर्जी। अगर सेल के अंदर पहले से रिएक्शंस नहीं है एनर्जी बनाने के, एनर्जी बनेगी ही नहीं। सेल के अंदर पहले से एक चक्की लगी हुई है एनर्जी बनाने के लिए, आप समझो। और वो एनर्जी चक्की क्या है, वो है रिएक्शंस। अगर उन रिएक्शंस में जाएगा तो ही तो एनर्जी बनेगी। बेटा मैं क्यों बेसिक्स पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर बायो डॉक्टर बनना है, जो भी करना है, आपकी बायो एकदम बॉडी में घुसी हुई हो, दिमाग में सेट हो, बिल्कुल आप फील करते हो कि यार मैं समझ पा रहा हूं कि सेल के अंदर रिएक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे एंजाइम है, जो भी उन रिएक्शन में जाकर एनर्जी बना सकता है वो बनाएगा। सेल प्रिफर करता है इसको। लेकिन जैसे मान लो एक बीज है जिसके अंदर सिर्फ ऑयल है, तो जब वो जर्मिनेट करेगा एनर्जी कैसे आएगी, ऑयल को तोड़ना पड़ेगा, मतलब फैट से एनर्जी बनानी पड़ेगी। मान लो मैंने क्या किया, फास्ट रखा, 2 दिन फास्ट रखा, मेरी बॉडी का ग्लाइकोजन लीवर से खत्म हो गया, फिर मैं और फास्टिंग रख रहा हूं 10 दिन, 12 दिन, तो उस केस में क्या होगा, प्रोटीन यूज होने लगेगी। तो क्या प्रोटीन को यूज करने का ऑप्शन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज करने का ऑप्शन है, आप समझ पा रहे हो। तो ये 4 चीजें हैं जिनसे आप एनर्जी बना सकते हो, पर सेल किसको प्रेफर करता है, इसको, कुछ रीजन है उसकी वजह से। अब क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकते। सबसे पहले पानी, पानी से आप एनर्जी नहीं बना सकते, आप मिनरल से एनर्जी नहीं बना सकते डायरेक्ट, आप विटामिन से एनर्जी नहीं बना सकते। विटामिन क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक तो होते हैं पर एनर्जी नहीं बनाते खुद से। आप हार्मोन से एनर्जी नहीं बना सकते, हार्मोन्स जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं, एनर्जी नहीं बना
अब आवाज आ रही है? हाँ, स्टार्विंग का मतलब भूखे मर रहे हैं। स्टार्विंग का क्या मतलब होता है? हम खाना नहीं खा रहे हैं, ग्लूकोज नहीं खा रहे हैं। तो स्टार्विंग कंडीशन में जो है मेरे पास जो प्रोटीन है, अब मैंने कहां से छोड़ दिया, मुझे आवाज कहां से नहीं आई बताओ? आवाज कहां से गायब हुई थी? लास्ट वाला, जैसे ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन एक हार्मोन है, तो वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, नहीं है? क्लियर? प्रोटीन तो है पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। इंसुलिन प्रोटीन तो है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हार्मोन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, पानी नहीं है, उसको और ऑर्गेनिक है और रिएक्शन में एंटर कर सकता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होने के लिए क्या कंडीशन है? पहला ऑर्गेनिक, दूसरा रिएक्शन में एंटर कर सके। समझ आ रहा है? समझ आया? विटामिन क्यों नहीं है बेटा? विटामिन इज लाइक अचार। अगर जैसे तू सब्जी खाता है कटोरा भर के, अचार इतना सा चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, विटामिन एंजाइम को मदद करते हैं, बहुत कम अमाउंट में काम करते हैं। अगर उससे एनर्जी बनवाएगा तो वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उतने अमाउंट में पॉसिबल भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है भाई? विटामिन है तो ऑर्गेनिक, पर एनर्जी नहीं बना सकते और नेचर ने रखा भी नहीं है। क्यों नहीं रखा? क्योंकि विटामिन के पास दूसरा काम ज्यादा है। तो समझ, मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे मैं तेरे को कहता हूं कि यार जैसे क्या है, एक लॉजिकली समझियो। मैं तेरे से कह रहा हूं कि तू 1,000 रुपए का ये ड्राई फ्रूट खाएगा तो 10 ग्राम प्रोटीन मिल रही है, और तू वहीं जो है 15 रुपए की, 20 रुपए की दाल खाएगा तो उतनी प्रोटीन मिल रही है। तो हमें ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, दाल खानी चाहिए, जिससे प्रोटीन भाई बराबर मिल रही है, उस हिसाब से खा। ऐसे ही बॉडी ने क्या सोचा हुआ है, सेल ने क्या सोचा हुआ है, एनर्जी बनाने के लिए हम प्रोटीन ये बाकी चीजें यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा अमाउंट में पॉसिबल है। विटामिन है ही बहुत कम अमाउंट में, अगर तू उससे एनर्जी बनाने लगेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में भी तो चाहिए। क्लियर है? आरएनए बेटा, न्यूक्लिक एसिड कभी भी एनर्जी नहीं बनाते। नोट करो जल्दी से, न्यूक्लिक एसिड से एनर्जी नहीं बनती भाई। रेस्पिरेटरी सबसेट की 4 कैटेगरी आपको बता दी, जल्दी करो। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बट वी हैव प्रॉपर्टी लाइक, बच्चे हॉर्मोन्स में ये याद करने की बात है। लॉजिकली अगर तू सोचेगा, हॉर्मोन्स विटामिन बहुत कम कंसंट्रेशन में होती है, और तुझे अगर याद हो हार्मोन की डेफिनेशन, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट का ये मतलब नहीं खाते नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब है वो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर एनर्जी। डेफिनेशन याद है हार्मोन की? कम अमाउंट में चाहिए, ऑर्गेनिक होता है, याद है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, ऐसा कुछ डेफिनेशन याद है किसी को? हाँ, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, यस। तो हार्मोन से एनर्जी नहीं बनती, विटामिन से एनर्जी नहीं बनती। वो हो सकता है एनर्जी वाले एंजाइम के साथ चाहिए, पर डायरेक्टली एनर्जी नहीं बनाते। नोट कर लो ये वाला, नोट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिस फॉस्फेट एंड डाई फॉस्फेट एंड डाई, क्या है? कराऊंगा बच्चे, सोहम। बिस वर्ड तब यूज करते हैं जिसमें ऑलरेडी पहले 1 2 कहीं लिखा हो, तब बिस यूज करते हैं, नहीं तो डाई चल जाता है। बेटा वाटर, आयन एंड विटामिन अलग तरीके से काम करते हैं। विटामिन क्या है, बहुत सारे एंजाइम के क्या है, को फैक्टर है, वैसे हेल्प कर सकते हैं, खुद से एनर्जी नहीं बनाते। वाटर क्या है, एंजाइम को काम करने में मदद करेगा, खुद से एनर्जी नहीं बनाएगा। मतलब इसमें कोई बॉन्ड नहीं है जिसमें एनर्जी है। स्टार्विंग कंडीशन का मतलब होता है बेटा कि जब हम खाना कम है, मतलब लेस फूड है, जब आप लेस कार्बोहाइड्रेट या
फैट नहीं है आपके पास, आप समझो ध्यान से, तो उसे स्टार्विंग कंडीशन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनसीईआरटी अगर आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं कुछ कुछ प्लांट्स में, सम प्लांट्स लिख दिया क्योंकि चैप्टर प्लांट पर है। तो प्लांट में कैसे, जैसे जो सीड जिसमें क्या है ऑयल है, ऐसे सीड जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, या कई बार प्लांट जो है एजिंग कर रहा है, बूढ़ा हो रहा है, उस केस में आप प्रोटीन यूज कर सकते हैं। यस, एनसीईआरटी देखो, नॉन न्यूट्रिएंट बता दिया बेटा। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं थे, वाटर, मिनरल, विटामिन, हार्मोन। ग्लूकागोन क्या, प्रोटीन तो है बट हार्मोन है, तो हार्मोन कम होने की वजह से वो कम कंसंट्रेशन में होगा, तो ग्लूकागोन को यूज नहीं कर सकते रेस्पिरेशन में। यस, है ना, इंसुलिन को नहीं यूज कर सकते। यस, आगे आ जाओ, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपसे बनने लगेगा, ये वाला करो। इनमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनमें से पूछा, कर लिया भाई, ये लिख लिया, जल्दी करा करो थोड़ा सा, है ना, मैं ब्रीथ वाला बता के ग्लाइकोलिसिस बताऊं, जल्दी, है ना, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कुछ इंसुलिन, कैल्शियम, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, इनमें से पूछा है कि कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन है, मैं लिखता जा रहा हूं, देखो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। इंसुलिन हार्मोन है, ये मिनरल है, ये अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड है। थाइमीन क्या है, थायामीन विटामिन है बेटा, शायद B1 है, जो भी है विटामिन है। ठीक है, पायरुविक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये फैटी एसिड है, फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ये शुगर है। मैं इन पे नंबर डाल देता हूं ताकि पहचानना आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन है, सबसे पहले 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। कौन नहीं है, कौन नहीं है, ये नहीं है, कैल्शियम नहीं है, और ये नहीं है। यस, विच इज नॉट रेस्पिरेटरी, ये अमीनो एसिड है, ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड है मान लो, या फैट है बेसिकली, फ्रक्टोज शुगर है, नियासिन क्या है, विटामिन है, जो क्या बनाता है, ये बनाता है NAD और NADP बनाता है। देखो NAD की फुल फॉर्म क्या है, निकोटिन अमाइड एडिनिन, देखो निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP क्या है, निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, NAD प्लस, ये रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 H प्लस है, तो क्या बनेगा, NADH बनेगा। इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते हैं, NADP प्लस यूज करते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H प्लस, तो क्या लिखोगे, NADPH। तो ये यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ऊपर वाला यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में ये यूज होता है, ये रेस्पिरेशन में यूज करते हैं हम लोग ज्यादा, और ये यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, NADP। याद रहेगा, दोनों में फर्क क्या, फॉस्फेट का फर्क होता है और कुछ नहीं। फुल फॉर्म निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आंसर क्या आएगा इसमें, सर ए आ जाएगा, क्योंकि ये विटामिन है। यस, अच्छा आप मुझे बताओ ग्लूटामिक एसिड क्या किस में आएगा, सर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आएगा। आपने वो सुना है पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का फैटी एसिड है, वो किस में आएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आएगा। आपने सुना है कोई हार्मोन का नाम लिख देते हैं, मान लो मैं लिख देता हूं इंसुलिन, किस में आएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। मैं कोई विटामिन लिख देता हूं, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, किस में आएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं आएगा। यस, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब आप ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिलते नहीं है नॉर्मली, आपको समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है आपके दिमाग में, बस डाटा सेट कर देता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो रेस्पिरेशन 2 काम करता है, आपको पता है। एक वो क्या करता है बेटा, आपको सबस्ट्रेट देता है,
और दूसरा वो क्या करता है, दूसरा वो क्या करता है आपके लिए, फर्स्ट बता दिया आपको सबस्ट्रेट देता है, और दूसरा वो क्या करता है उसमें से बहुत, सॉरी सबस्ट्रेट देता है, दूसरा एनर्जी बनाता है। नोट कर लो, आगे चलते हैं, नोट कर लो, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर चलेंगे, ग्लाइकोलिसिस पे। कल क्लास है बिल्कुल 100%। थायरॉक्सिन नहीं है बेटा, एंजाइम है, सॉरी हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है। नहीं होगा बेटा, सबस्ट्रेट कैसे होगा, एनर्जी कैसे बनाएंगे थायरॉक्सिन से। चले आगे, चलिए आइए। देखो यहां पर एक चीज मैं चाह रहा था, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। वेरियस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एनर्जी कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। हम कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है, यस, उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज, उसको हम क्या नाम देंगे, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, पर इनको भी यूज कर सकते हैं, प्रोटीन, फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड को, ठीक है। और ये किसमें, कुछ प्लांट लिखा है, प्लांट समझ में आता है, बीज की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, और यह कुछ कंडीशंस में कह रहा है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, देखो, ठीक है, इसका मतलब हम कुछ प्लांट्स में और कुछ कंडीशंस में प्रोटीन को यूज कर सकते हैं, फैट को, यस। अब ये देखो, कह रहा है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, देखो इधर देखते चलते चलो, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन इज नॉट रिलीज फ्री इनटू सेल, सेल में रिलीज नहीं होती या सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं होती। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो स्टेप वाइज होती है, और जिससे क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, ठीक है, यस। उसको यूज डायरेक्टली नहीं करते, उससे क्या बनाते हैं बेटा, एटीपी बनाते हैं, जिसको जरूरत पड़ने पर हम तोड़ सकते हैं। हेंस एनर्जी एक्ट एज एटीपी करेंसी, कह रहे हैं एनर्जी करेंसी एटीपी को, क्योंकि उसके बॉन्ड में एनर्जी, और यूज कर सकते हैं जगह पड़ने पर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी यूटिलाइज इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये द कार्बन स्केलेटन, जो बीच में कार्बन की चेन, मतलब क्या हुआ, जो और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनेंगे बीच बीच में रिएक्शंस में, उनको यूज करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेशन दो काम करता है, पहला काम क्या करता है, एनर्जी बनाता है। दूसरा काम क्या करता है कि जैसे मान लो ग्लूकोज को तोड़ा तो पाइरुवेट बना, तो पाइरुवेट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो जो कार्बन का स्केलेटन है वो प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर मतलब इससे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, दूसरे कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन दो काम कर, पहले तो दो जगह होता है, कहां कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन में जो चीजें बनती हैं, एक तो एनर्जी बनाते हैं उससे, दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, उन चीजों से कोई और चीज बना सकते हैं, जैसे पाइरुवेट से एलानिन बना सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। कल क्लास मत लीजिए, कल नहीं पढ़ा जाता है बेटा, मेरे को भी तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन कल क्लास लेना चाहिए, कल अच्छा दिन है ना। आ जाओ, सवाल ये उठता है, डज प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट सांस लेते हैं, बताओ, क्या प्लांट सांस लेते हैं, जल्दी बताओ। सबसे पहले प्लांट ब्रीथ करे ना करें, देखो प्लांट जो है ब्रीथ और नॉट,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ब्रीथ और नॉट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन, प्लांट क्या करते हैं, ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए एंड वो रिलीज करते हैं CO2, रिलीज करते हैं CO2 कब, कब, फ्रॉम सेल जो क्या शो कर रहा है, अंडर गोइंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन कर रहा है उन सेल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप सुनो ध्यान से, प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, प्लांट लैक, लैक मतलब एब्सेंट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्लांट में किसी प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, प्लांट में किसी प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, समझो ध्यान से, प्लांट में किसी प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, समझो, किसी प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, किसी प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, बट हैव अरेंजमेंट, उनमें कोई ना कोई अरेंजमेंट होती है, हाउ ऑक्सीजन एंटर इनटू प्लांट, प्लांट में ऑक्सीजन कैसे एंटर करेगी इसकी अरेंजमेंट वो करते हैं। मैं सिंपल देखो, एनसीईआरटी ने क्या पूछा, एनसीईआरटी ने जो ब्रीदिंग पे स्टार्ट किया था कि हम सब आप लोग ब्रीद करते हैं ऑक्सीजन के लिए, अब ये पूछ रहा है कि प्लांट ब्रीद करता है, सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा कोई ब्रीद नहीं करता, पर प्लांट के सेल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं जैसे हमारे सेल है, तो प्लांट को ऑक्सीजन की नीड होती है, वो CO2 रिलीज करता है। अब प्लांट में कोई ऑर्गन नहीं है, ना गिल्स है ना लंग्स है, समझ में आ रहा है, प्लांट में गिल्स लंग्स नहीं है, पर प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, समझो ध्यान से। तो हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि प्लांट में ऐसा क्या क्या होता है कि भाई उसका, सबसे पहले तो क्या आपको समझना पड़ेगा कि जो प्लांट जो होता है बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, आप समझो, प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाई प्लांट नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं क्यों नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो प्लांट का पार्ट है, प्लांट पार्ट मेरे पास कौन कौन सा है, उसमें मेरे पास रूट है, स्टेम है एंड लीफ है, वो क्या कर सकते हैं, टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इट्स ओन, अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट खुद से वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जो लंग से सांस लेते हो वो पूरी बॉडी में जाता है, प्लांट का क्या होता है बेटा, सारे का सारा पार्ट अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट खुद ही पूरी कर लेता है, खुद ही पूरी कर लेता है, आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, खुद ही पूरी कर लेता है। जैसे लीफ में स्टोमेटा वहां से कर लेगा, सही है, स्टेम भी कर लेता है, सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, रूट भी कर लेता है, वो कहां से ले लेता है, सॉइल से ले लेता है, तो सभी पार्ट अपनी क्या करते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट खुद पूरी कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या है कि प्लांट जो है वो रेस्पायर करता है, रेस्पायर विद लो रेट, लो स्पीड, लो रेट देन एनिमल, मतलब एनिमल से उन्हें कम ऑक्सीजन चाहिए, आप समझो, क्योंकि प्लांट की क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, प्लांट रिक्वायर लेस एनर्जी, आप समझ में आ रही है मेरी बात, प्लांट को क्या है बेटा, कम एनर्जी चाहिए, प्लांट रिक्वायर लेस एनर्जी, प्लांट को क्या चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, मेरी बात सुने ध्यान से, सबसे पहले हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या प्लांट ब्रीथ करता है, सांस लेता है, हम सांस नहीं बोल सकते, प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है, प्लांट के सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, CO2 छोड़ता है, समझो ध्यान से। अब क्या होता है कि प्लांट का हर एक पार्ट, लीफ, स्टेम, रूट अपना अपना काम कर लेता है, जब हर कोई अपना अपना काम कर लेगा तो आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, मुझे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की नीड नहीं है, नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, मुझे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की नीड है ही नहीं, मुझे ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा गैस का। दूसरी चीज क्या है, प्लांट का रेस्पिरेशन कम रेट से होता है क्योंकि उनको कम एनर्जी चाहिए, समझो ध्यान से, और हमारे पास क्या होगा, दिस मींस लेस गैस एक्सचेंज है, लेस गैस एक्सचेंज है, और वो किससे पूरा हो जाता है,
वो फुलफिल हो जाता है डिफ्यूजन से। फुलफिल बाई डिफ्यूजन किससे पूरा हो जाता है? डिफ्यूजन से। मेरी बात समझो ध्यान से। और लीफ जो है बेटा, लीफ को थोड़ा ज्यादा गैसेस एक्सचेंज चाहिए। लीफ ऐसा है जिसको थोड़ा ज्यादा गैसेस एक्सचेंज चाहिए, रिक्वायर मोर गैस एक्सचेंज, उसको ज्यादा चाहिए। तो उसके पास क्या होता है? उसके पास स्टोमेटा होता है फॉर दिस। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं, पहले बात समझो ध्यान से। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। आपके पास ये प्लांट की स्टेम है, ठीक है, ये इसकी रूट है, और ये मेरे पास लीफ है। ये तीन पार्ट है। हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं, मेरी बात सुनना, सब पहले सुनो फिर समझ जाऊंगा दोबारा, ठीक है? ठीक है, हाँ बैक स्लाइड पे आ रहा हूं, लिखने का समय भी दूंगा, पहले मेरी बात समझ। ये एक प्लांट है, ठीक है सर। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास स्टेम, ठीक है, रूट और लीफ अपनी अपना एक्सचेंज खुद कर लेगा, मतलब खुद से ऑक्सीजन ले ले और खुद से CO2 छोड़ दे, ये भी खुद से ऑक्सीजन ले ले और खुद से CO2 छोड़ दे, तो क्या मुझे गैस का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना, ये बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्लांट में ऑर्गन क्यों नहीं होते, गिल्स लंग्स क्यों नहीं होते? रीजन बता रहा हूं। प्लांट का हर एक पार्ट खुद से ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, तो इसका मतलब उसमें मुझे ट्रांसपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि प्लांट को मुझे ऑक्सीजन भी कम चाहिए। अगर लेस ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे ऑर्गन बनाने की नीड नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपको याद हो, आपके लंग्स का इतना सरफेस एरिया होता है, बहुत ही ज्यादा, एक छोटे से पार्ट में। और इतना बड़ा सरफेस एरिया क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि गैस एक्सचेंज बहुत ज्यादा करनी है। आप समझ पा रहे हो? हमारी पूरी बॉडी के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए वो लंग्स को ही करना है, तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा एल्वेलाई के थ्रू। तो ऐसा प्लांट में ऑक्सीजन की नीड कम है, तो लेस ऑक्सीजन रिक्वायर है। तीसरी चीज आपको यह समझ में आएगा कि जो गैस सबसे ज्यादा एक्सचेंज किस में होती है? लीफ में। तो लीफ एक तो चपटी होती है, दूसरा उस पे क्या है बेटा, उसमें क्या है? स्टोमेटा होते हैं। तीसरी चीज एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो बड़े प्लांट्स हैं उनके अंदर का पार्ट डेड होता है, ये सारा पार्ट डेड होता है। अगर ये पार्ट डेड है, मेरी बात समझो, ये अंदर का पार्ट डेड है सारा, तो इसका मतलब लिविंग सेल सिर्फ बाहर है, और लिविंग सेल के बीच में गैप होता है, वो पैरेन्काइमा होते हैं। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि लिविंग सेल है और वो कहां पर है? सुपरफिशियल लगे हुए हैं, सुपरफिशियल लेयर में है। और स्टेम में उसके लिए छेद बने होते हैं, लेंटिसेल। तो मैं आपसे दो तीन रीजन बता रहा हूं कि क्यों प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पार्ट क्या है कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता ही नहीं है। हर एक पार्ट डिफ्यूजन के थ्रू अपना काम कर लेता है, स्टेम भी कर लेता है, लीफ भी कर लेता है, रूट भी कर लेता है, वहां ऑक्सीजन जाती है, CO2। एक बहुत मोटा प्लांट है, जैसे मैं अगर कहूं मैं इंसान हूं, ह्यूमन है, तो ह्यूमन में जो डीप टिश्यू है, यहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तो ब्लड होता है। ब्लड क्या काम करता है? डीप टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्लड का काम तो है ये। तो प्लांट में जो मोटे प्लांट है, उनके अंदर का पार्ट, उनके अंदर का पार्ट डेड है, इनर पार्ट डेड है। इसका मतलब ऑक्सीजन कौन से पार्ट में चाहिए? सिर्फ बाहर वाले पार्ट में चाहिए। और बाहर वाले पार्ट में स्टेम में लेंटिसेल होते हैं, स्टेम और रूट में, और लीफ में स्टोमेटा होते हैं। और लीफ कोई बहुत मोटी नहीं होती, पतली होती है, गैस एक्सचेंज हो जाएगा। तीन रीजन समझ में आए कि नहीं आए आपको? बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी ने पूछा है, ध्यान सुन। एनसीईआरटी ने तेरे से क्या पूछा है? एनसीईआरटी ने पूछा है कि क्या प्लांट ब्रीद करते हैं? हम ये कह रहे हैं ब्रीद करे ना करे, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए और CO2 रिलीज करते हैं। और फ्रॉम सेल एंड फॉर सेल अंडरगोइंग रेस्पिरेशन, किसके लिए चाहिए? ये उसके लिए चाहिए जो सेल रेस्पिरेशन कर रहा है। प्लांट लैक रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट हैव अरेंजमेंट कि कैसे ऑक्सीजन एंटर करेगी और CO2 बाहर जाएगी। वाई प्लांट नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन? पहला चीज, प्लांट के जो पार्ट हैं, रूट स्टेम लीफ, वो अपनी ऑक्सीजन की जरूरत खुद पूरी कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की जरूरत पड़ती नहीं है।
तो इसलिए ऑर्गन क्यों बनाओगे भाई? दूसरी चीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट का रेस्पिरेशन कम स्पीड से होता है क्योंकि उनको एनर्जी कम चाहिए, तो कम ऑक्सीजन चाहिए। जो जितना भी ऑक्सीजन चाहिए वो कैसे हो जाएगा? डिफ्यूजन से पूरा हो जाता है। और तीसरी चीज क्या है बेटा, कि जो थिक स्टेम है, मोटी स्टेम है, जो वुडी है, लकड़ी जैसी है, ठीक है, या हमारे पास थिक रूट है, मोटी रूट है, उनका इनर पार्ट डेड होता है। इनर पार्ट क्या होता है? डेड। डेड का मतलब डेड है। और लिविंग सेल जो होते हैं, लिविंग सेल जो होते हैं वो आउटर होते हैं सुपरफिशियल लेयर में। सुपरफिशियल मतलब सतह पे, सुपरफिशियल लेयर में लिविंग सेल होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो स्टेम में क्या होता है? छेद होते हैं बेटा। स्टेम में क्या होता है? हैव लेंटिसेल। क्या है? लेंटिसेल होते हैं फॉर गैस एक्सचेंज। यस और नो? रूट में भी होते हैं, स्टेम में भी होते हैं। और लीफ क्या होती है बेटा? एक तो फ्लैट होती है, चपटी होती है, मोटी नहीं है, और उसमें क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो जिन बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने क्या समझाया? मैंने आपको यह समझाया है कि मेरे पास लीफ, स्टेम और रूट अपनी गैस का इंतजाम खुद कर लेते हैं। दूसरा क्या है? मुझे ऑक्सीजन कम चाहिए क्योंकि एनर्जी कम चाहिए, तो उतनी ऑक्सीजन ही चाहिए। तीसरा क्या? अगर स्टेम बहुत मोटी है तो अंदर का पार्ट डेड होता है, लिविंग सेल बाहर है, और वहां भी पैरेनकाइमा सेल्स के बीच में से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो जो हमने बात लिखी है, ये देखो हमने क्या बात लिखी है। हमने लिखा है थिक स्टेम और थिक रूट में इनर पार्ट डेड है, लिविंग सेल आउटर है, सुपरफिशियल लेयर में पैरेनकाइमा है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज इजी है क्योंकि सेल्स के बीच में स्पेस है। गैसियस एक्सचेंज क्या है? इजी है क्योंकि सेल्स के बीच में क्या है? स्पेस है। लीफ फ्लैट होती है, स्टोमेटा प्रेजेंट है फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब बताओ, अगर अब भी नहीं समझ में आया कोई बात तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक क्या पूछ रहा है? ये टॉपिक ये बता रहा है कि भाई प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते। अंदर का पार्ट डेड है तो ग्रोथ कैसे होती है बेटा? वो सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ाना था, ठीक है। नम्रता सिंह बेटा आवाज कम नहीं है, ठीक है आवाज तो। क्या आपको समझ में आया? पहले बताओ सब लोग, सब लोग बताओ बेटा, समझ में आ गया? बच्चे मेरी बात सुन, समझ मेरी बात। प्लांट में क्या होता है? प्लांट के सारे सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए, पर लीफ इतनी ज्यादा ऑक्सीजन बना देती है। आप समझो, लीफ क्या है? जैसे लीफ जो है, लीफ क्या है? उस फ्लैट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। दूसरा क्या है बेटा? लीफ जो है इनफ ऑक्सीजन बना देती है, इनफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देती है, सही है। कब? डे टाइम में, जो बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड फ्रॉम आउटसाइड, इतनी ज्यादा बना देती है बल्कि ऑक्सीजन बाहर जाती है। अगर मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं प्लांट को क्या, देख ऐसे समझ इस बात को, ये कोई तेरे पास प्लांट है, ठीक है, इसको क्या है? 100 ऑक्सीजन चाहिए तीनों पार्ट को मिला के, और ये 100 CO2 बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको 100 ऑक्सीजन रिक्वायर है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको 100 ऑक्सीजन रिक्वायर है, 100 CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं नाइट में, नाइट में, ठीक है। अब क्या है? डे टाइम में क्या है? उसको 100 ऑक्सीजन तो चाहिए और 100 CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो है ही क्योंकि ये रेस्पिरेशन है। लेकिन डे टाइम में क्या हो रहा है बेटा? फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। तो डे टाइम में जब उसको फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? 1000 CO2 रिक्वायर है और 1000 ऑक्सीजन बना रहा है। तो नाइट में क्या हो रही है? ओनली रेस्पिरेशन। तो आपको लगेगा कि प्लांट CO2 बना रहा है, पर डे टाइम में क्या प्लांट CO2 नहीं बनाता? बनाता है, पर रिलीज नहीं करता, क्योंकि जितनी भी CO2 उसको चाहिए, जैसे उसको 1000 चाहिए तो 100 यहां से मिल गई, बाकी 900 वो बाहर से ले लेगा। तो अगर मान लो मैं स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे दूं, क्या प्लांट दिन में CO2 बिल्कुल नहीं बनाता? और गलत है, जितनी बनाता उससे ज्यादा उसको चाहिए तो वो खुद से ले लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई दिन के समय ओनली रेस्पिरेशन, नाइट में ओनली रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको 100 ऑक्सीजन चाहिए, 100 CO2 बना रहा है। रात के दिन के समय, डे टाइम में, तो डे टाइम में वो क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों कर रहा है। तो ये प्रोसेस कॉमन है, बड़ा चेंज यहां पे आया। तो 100 CO2 चाहिए, 100 तो यहां से मिल गई,
900 बाहर से लेगा, हाँ 900 ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बोलो बेटा, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बच्चे लास्ट वाला समझ में नहीं आया। बच्चे कौन सी क्लास में है तू? ये तेरे को 10th में नहीं पढ़ा है किसी ने कि रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? प्लांट क्या रेस्पिरेशन करता है? रात में करता है या दिन में भी करता है? दोनों समय करता है। तो प्लांट को रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या छोड़ेगा? CO2 छोड़ेगा। तो मान लो उसको 100 ऑक्सीजन चाहिए, 100 CO2 दिन में भी और रात में भी। पर दिन के समय वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो बहुत सारी 1000 ऑक्सीजन बना रहा है। तो 1000 में से 100 ले लेगा पहले ही। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लांट, अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्लांट दिन के समय ऑक्सीजन बनाता है? बनाता है, लेकिन रिलीज नहीं करता, बाहर नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि सॉरी, दिन के समय क्या CO2 बनाता है? हाँ बनाता है, पर रिलीज नहीं करता। क्यों? क्योंकि खुद यूज कर लेता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अरे प्रियांशु छोड़ दे बेटा, है ना, ये सब बातें मत कर। तू डॉक्टर है, और डॉक्टर का ना कोई रिलीजन, ना धर्म, ना कास्ट, ना किसी प्रकार का हम बोलते हैं सेक्स, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर डॉक्टर होता है। और जब तू पढ़ाई कर रहा है तो उसमें लॉजिक खोज, फालतू की बातें मेरे से नहीं कर। यस। मान ले पेपर होता दिवाली के अगले दिन, तू क्या करता? कॉपी पेन नहीं छूता है? है ना? ये जो मान्यताएं बनाई जाती है, इंसान अपने हिसाब से बदल लेता है। उसका अर्थ कब कैसे निकालूं मैं, बता? पढ़ाई पे ध्यान दे। मान ले कल नीट का पेपर होता तो क्या करता? OMR भरता नहीं? पढ़ाई कर ले चुपचाप। हाँ, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब भी उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, नोट कर लो इतना। अगला ये नोट कर लो जल्दी। लिख लिया बेटा? लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, आज इतना ही पढ़ें क्या? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कल ही चालू करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कल खत्म कर पाएंगे हम लोग एक्चुअल में। हाँ, कल खत्म कर पाएंगे ग्लाइकोलिसिस। और कल क्लास लूंगा बेटा, एनी हाउ, पहले बता रहा हूँ, किसी तरह का कोई मक्कारी नहीं। पहले सुन लो ध्यान से। कल ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, दो चीजें। परसों हम लोग पढ़ेंगे क्रैब साइकिल और ETS। मतलब इसको हम कब खत्म करेंगे? आज तारीख क्या है? 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक खत्म कर देंगे विद क्वेश्चंस। यस। हाँ हाँ, कल 9 बजे ही होगी क्लास। यस। पढ़ो ना यार, क्या हो गया? क्यों परेशान हो? मेरी बात सुनो, बाकी को छोड़ दे। कौन क्या बोलता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने दिमाग से सोच। मान ले हम दिन में 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं, बाकी टाइम तो खाली है ना, करने और रिवीजन कर रहे हैं, बैकलॉग पूरा कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स को बोलोगे तो पेरेंट्स, अब दिक्कत क्या होती है कि तुम दिन में पूरा टाइम वेस्ट करते हो। उसके बाद क्या होता है कि तुम फिर उसमें चाहते हो कि नहीं मैं पढ़ने के लिए अलग से पेरेंट्स से बोलो। पेरेंट्स तुमको कभी कुछ नहीं बोलेंगे किसी काम के लिए, अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। तुम क्या करो, पूरा पूरा दिन इधर उधर वेस्ट करो, फिर क्या करो, जब वो काम बोले तुम पढ़ने बैठो। और तुम इतना बड़ा मैसेज सर को लिख के भेजो कि सर मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ने नहीं देते, काम कराते हैं। वो तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, आज के समय में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, मेहनत करो बस, है ना? यस। और कोई घबराने की बात नहीं है ना? करके रहेंगे इसको। यस। हाँ ठीक है, मतलब आप सोचो ना, मैं फोन चला रहा हूँ बैठ के 3 घंटे से। मम्मी ने बोला दूध लिया, सामान लिया, फिर मैं पढ़ने बैठ गया, मेरे को पढ़ने भी नहीं देते।
अरे तू तो फोन क्यों चला रहा था इतनी देर से? उनको तो लगेगा ही ना कि अब ये खाली है। इस तरह की बातें हमने देखी हैं यार, होती है, नॉर्मली होती है, तो ये कोई वो नहीं है। और मान ले मैं कितना भी कुछ बोलूं, अपने दिमाग को यूज कर। हर चीज का एक समय होता है। आप अपनी, तुम्हारी पूरी लाइफ की जो भी चीजें हैं, ये आखिरी के 6 महीने पे आ गई हैं। तुमने 9th में क्या पढ़ा, 10th में क्या पढ़ा, 8th में क्या पढ़ा, ये आखिरी के 6 महीने पे आ गई हैं। तो इसका मतलब हमारा एफर्ट अच्छा खासा होना चाहिए, है ना? यस, यस, हाँ ठीक है। चलो कल करेंगे, ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है? आज मैं रिवीजन का एक शेड्यूल लॉन्च करूंगा और मैं अपने चैनल पे कराऊंगा। अपना चैनल कौन सा मेरा? मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल, शायद आप लोगों को किसी किसी को पता भी होगा। मैं वहां पे स्टार्ट करूंगा, प्लांट फिजियो से स्टार्ट कर सकता हूं मैं, ठीक है? तो प्लांट फिजियो के पहले 3 चैप्टर, फिर मैं बाकी चीजें, और मोस्ट प्रोबेबली 15 के अराउंड में खत्म करूंगा, या हो सकता है 2-4 दिन एक्स्ट्रा चले जाए वहां पे, ठीक है? कब से पहला लेक्चर आएगा? आज क्या तारीख है? 20, 23 तारीख को आपको पहला लेक्चर दूंगा, 23 को, 25 को, ऐसे करके, ठीक है? यस, हाँ, यस, ठीक है, डन। हाँ, टारगेट के लिए बेटा मैं एक अलग से टेलीग्राम चैनल प्लान कर रहा हूं, मैं आपको क्लास में भी बता दूंगा। आप सब लोग क्या है उसमें जुड़ के, क्योंकि उसको मैं क्लोज रखूंगा, फर्जी कोई ऐड नहीं करूंगा, ठीक है? उसमें मैं वॉइस मैसेज के थ्रू, आपके मैसेज के थ्रू आंसर करके उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है? यस, चलिए बाय, थैंक यू सो मच बेटा।